बताइए भाई, कैसे हो तुम? सोनू कुमार विशाल यादव, क्या तुम लोग ठीक हो? हैं? अमित कुमार, आयुष मिश्रा, दीपक नंदल, लाला गोप, ओके भैया, ठीक है सब। यस, अच्छा, तो मैं ठीक है। कल मैंने आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया था। बहुपद है भाई, पॉलिनोमियल एक ऐसा बीज गणितीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स भी हों, कोफिशिएंट भी हों। वेरिएबल्स की जो पावर है वो इंटीजर होनी चाहिए, इरेशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए। ये बात हमने आपको बताई थी। दूसरी बात कि पॉलिनोमियल और इक्वेशंस में क्या फर्क है, ये बात हमने बताई थी। पॉलिनोमियल जो होता है उसके हम फैक्टर करते हैं, जबकि जो इक्वेशन होता है उसके हम रूट्स निकालते हैं। इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, पॉलिनोमियल के गुणनखंड किए जाते हैं। दूसरी बात हमने आपको बताई थी डिग्री के बारे में, तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है ना? हाँ, डिग्री जानते, कल मैंने आपको बताई थी। अगर मैं आपके सामने कोई भी पॉलिनोमियल लिखता हूं, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की किसी भी टर्म में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, हम उसे ही डिग्री कहते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9। मैंने आपके सामने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, एक बीजगणितीय व्यंजक लिखा, एक पॉलिनोमियल है कि इसमें एक वेरिएबल x है। सही है सौरभ जाना? कल मैंने आपको सब बता दिया था। कोई दिक्कत? तो इस पॉलिनोमियल में आप हर टर्म को देखो। पहली बात, इसमें कितने टर्म है? टर्म को हम डिफरेंशिएट करते हैं प्लस या माइनस के साइन के थ्रू। एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये होगा, तीसरा टर्म ये होगा, चौथा टर्म ये होगा। इसमें 4 टर्म है। हर टर्म में आप वेरिएबल्स को देखें, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर कितनी है दोस्तों? यहां पे 4। तो ये क्या हो जाएगी? डिग्री। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये 4 डिग्री का है, क्योंकि इसमें हर टर्म को हमने चेक किया तो x वेरिएबल पाया, उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 आई, तो इसकी डिग्री 3 है। नहीं रजनीश मौर्य, 360 पर नहीं चल रहा। एक बार अपडेट कर लीजिए वीडियो को, 360 पर चलेगा यार। यहां तक कोई परेशानी क्या दोस्तों? इसमें कोई परेशानी है भाई? आगे चलते हैं। अगर मैं आपके सामने लिखूं a क्यूब प्लस 7 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 9 b की पावर 7 प्लस 8 a की पावर 5 इंटू b की पावर 11। बताइए इसकी डिग्री क्या है? बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? जल्दी से हमको सभी लोग बताएंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, बताइए। अच्छा, आप गुड़गांव से हैं। मैक्सिमम पावर जो होगी वही जो है आपकी डिग्री होगी। आप कहेंगे कोई 16 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है। देखिए, अगर आप इस चीज को देखो तो इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म है, 1 2 3 4। तो हम फोकस करते हैं वेरिएबल्स।
वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर जाएगी जिस टर्म में, वही डिग्री होगा। देखिए यहां कितनी पावर है, 3। यहां आप देखो ए की पावर 2 है, बी की पावर 3 है। ए और बी दोनों ही वेरिएबल है, ए और बी दोनों ही वेरिएबल है और दोनों की आपस में गुणा कर रखी है। तो 2 पावर 3 पावर, मैक्सिमम पावर यहां पे इस टर्म में कितनी हो जाएगी, 5। पावर को ना जोड़ लेते हैं, पावर को दोस्तों जोड़ लेते हैं, ए स्क्वायर बी क्यूब। तो वेरिएबल पे 2 पावर 3 पावर है, टोटल 5 पावर हो गई। सही है। आप बताइए यहां कितनी है, पावर 7 है। आप देखिए यहां ए की पावर 5 है, बी की पावर 11 है। ये पावर जुड़ेंगे नहीं, पर हम वेरिएबल की टोटल पावर काउंट कर लेते हैं। टोटल पावर कितनी है आप देखेंगे, यहां पे ए की पावर 5 है, बी की पावर 11 है। तो यहां देखिए पावर कितनी बन रही है दोस्तों, 16 बन रही है टोटल पावर। तो यानी कि मैक्सिमम पावर हमने जब चेक किया तो 16 आई। तो इसकी डिग्री है 16। बोलिए इसकी डिग्री कितनी निकाली थी हमने, 4। क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें? यस। आगे चलते मैं आपके सामने लिखता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की पावर 4 प्लस थ्राइस ऑफ ए बी सी एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। ये बताइए इसकी कितनी मैक्सिमम पावर है? सोच समझ के बताइएगा, बहुत सोच समझ के। अगर आप देखो तो इसमें 4 टर्म दिखाई देंगे। यहां पावर 3 है, यहां भी पावर 3 है, यहां पावर 4 है। आप बताइए यहां क्या है? आप देखिए यहां ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है, सी की पावर 1 है। यह सारे वेरिएबल्स प्रोडक्ट में आप देखिए एक्स प्लस वाई। आप देखिएगा दोस्त एक्स प्लस वाई। अगर आप देखेंगे एक्स प्लस वाई तो जैसे आप जानते हैं कि एक्स प्लस वाई जब हम कर रहे हैं, देखिए यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है। इसका मतलब यह हो रहा है कि डिग्री यहां 1 है। नहीं भाई, तो यहां भी 1 हो गए, यहां भी 1 हो गए, यहां भी 1 हो गया। तो आप देखिए मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो गुणा करके जो भी आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टर्म में जो सिंप्लीफाई करके जो भी आए, जितना भी लंबा चौड़ा है, मैक्सिमम पावर क्या जाएगी वेरिएबल की, मैक्सिमम पावर क्या जाएगी वेरिएबल की, बताओ। डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर चेक करो। यहां पावर 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है, कहने को यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। आप देखो जब इसकी इसमें 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 तीनों में गुणा होगी तो क्या मैक्सिमम पावर 6 नहीं जाएगी? मैक्सिमम पावर 6 जाएगी। जैसे एबीसी है, एबीसी की एक्स में, फिर एक्स की इस वाई में, फिर उस वाई की इस जेड में, तो क्या मैक्सिमम पावर 6 ही तो जाएगी। तो जब मैक्सिमम पावर 6 जाएगी, आप यहां पे गुणा करिए इस टर्म की, तो यानी कि इस टर्म की डिग्री कितनी होगी दोस्तों, 6। सबको समझ में आ गया? तो मुझे लगता है कि अब आप डिग्री निकालना सीख चुके होंगे, डिग्री हम कैसे निकालते हैं। अब मैं आपके सामने यहां बातें रखता हूं, ध्यान से समझिएगा। सभी लोग हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, होमोजीनियस एक्सप्रेशन। होमोजीनियस एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट। ये डिग्री समझ में आ गई। आप डालिए होमोजीनियस एक्सप्रेशन। GENOUS होता है, क्या होता है होमोजीनियस? GENOUS।
होमोजीनियस एक्सप्रेशन। हिंदी में लिखेंगे इसको समघातीय व्यंजक, GENE होता है ना, वो हम कह रहे थे। हिंदी में लिख लो भैया इसे समघातीय व्यंजक। क्या लिखेंगे हिंदी में? समघातीय व्यंजक। समघातीय व्यंजक हिंदी में क्या आएगा? समघातीय व्यंजक। लिख लिया? अब ध्यान से देखते हैं समघातीय व्यंजक। तो होमोजीनियस एक्सप्रेशन है क्या, समझ लीजिए। आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते, एक ऐसा पोलिनोमियल या एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके हर टर्म की डिग्री सेम है। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है भाई, या ऐसा पोलिनोमियल जिसके हर टर्म की डिग्री समान होती है, हम उसी को होमोजीनियस एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसके हर टर्म की डिग्री सेम बराबर होती है, हम उसी को होमोजीनियस एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। बोलिए, तो क्या ये एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है? आप देखेंगे इसमें 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए यहां भी पावर 3 है, यहां भी पावर 3 है, यहां भी पावर 3 है। तो इसका मतलब ये जो है मेरे प्यारे भाई, ये एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है कि इसके हर टर्म की डिग्री सेम आ रही है। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4 हमने आपको पढ़ाया था। दोस्तों क्या ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है? यस, ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है कि यहां पावर 4 है, यहां पावर 4 है। आप देखिए यहां भी 2 और 2 वेरिएबल की टोटल पावर देखेंगे ना, a की पावर 2 b की पावर 2, तो वेरिएबल्स a और bn की भी टोटल पावर 4 आ रही है। इसका मतलब ये एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। बोलो कि यहां तक कोई परेशानी है? सबको समझ में आया? आप कहेंगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आया है। ओके, हमने आपको पढ़ाया था मेरे प्यारे भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप कहोगे हां जी सर हमने आपको पढ़ाया था, है भाई। देखिए आप एक बात ये समझिएगा कि आप ये देखिए यहां पावर 3 है, यहां पावर 3 है। आप देखिए यहां पावर 2 प्लस 1, यहां भी 3 हो रहा है, 1 प्लस 2 यहां भी 3 हो रहा है। तो क्या ये एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है? तो कोई भी ऐसा पोलिनोमियल, कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिस के हर टर्म की डिग्री सेम होती है भाई, उसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। और एक्चुअल में पावर हर टर्म की सेम है। जैसे यहां टर्म की पावर सेम है 3, तो इसकी डिग्री भी हो जाएगी। यहां पे हर टर्म की पावर 4 सेम आ रही है, इसकी डिग्री भी हो जाएगी। यहां पे हर टर्म की पावर 3 सेम आ रही है, तो ये ही इसकी डिग्री भी हो जाएगी इस पोलिनोमियल की। मुझे लगता है कि आपको आप समझ में आ गया है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर गुणा में रहेगा, जैसे आप पता है, मैं आपके सामने एक टर्म लिखता हूं a की पावर 5 है भाई, b का क्यूब इंटू सी स्क्वायर। बताइए इसकी डिग्री कितनी है, यहां पे पावर कितनी है? और मैं कहता हूं कि a की पावर 5 अपॉन b की पावर a की पावर 9 और b की पावर 4। बताइए इसकी डिग्री कितनी है?
मैं आपके सामने दो चीजें लिख रहा हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों, हां मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर हम मल्टीप्लाई में देखिए, गुणा में पावर जोड़ती है, कब जोड़ती है? जब बेस सेम हो। यहां हम पावर जोड़ नहीं रहे हैं, हम तो वेरिएबल्स की टोटल पावर काउंट कर रहे हैं, है भाई। तो अगर मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड करेंगे, लेकिन डिवीजन में है तो पावर डिवीजन में तो दोस्तों घटा देंगे। यहां देखिए वेरिएबल की पावर मल्टीप्लाई में तो 5 3 8 2 10, मैक्सिमम पावर यहां पे 10 है, सही है। लेकिन यहां हम डिवाइड कर रहे हैं तो जैसे बट ऊपर 9 है नीचे 4 है, तो ऊपर 9 है नीचे 4 है, तो डिग्री कितनी आएगी? डिवीजन में है तो घटा देंगे, यानी कि 5। यहां पे डिग्री कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई? 5। क्या इसमें कोई परेशानी है? यस, आगे चलते हैं। अब मैं आपको लॉजिक ये सिखाना चाह रहा था, मैंने क्यों बताया, बहुत सारे सवाल अलजेब्रा में ऐसे होते हैं जो सॉल्व ही नहीं करने पड़ते। उनको सॉल्व करेंगे तो उनका सॉल्यूशन 1-2 पेज से छोटा नहीं है, पूरा बोर्ड भर जाएगा, इतना बड़ा सॉल्यूशन है उनका, एक पेज का सॉल्यूशन। तो हम उस पे बात नहीं करेंगे मेरे प्यारे भाई, हम उनको सॉल्व करेंगे डिग्री के माध्यम से। जैसे मैं आपसे कहूं a क्यूब प्लस बी क्यूब को, हम आपसे कहते a क्यूब प्लस बी क्यूब को आप लोग a प्लस बी से डिवाइड करिए, तो आप बताओ डिवाइड करके क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? डिवाइड करके क्या आएगा? है कोई जवाब आपके पास? हम आपसे कहते a क्यूब प्लस बी क्यूब को a प्लस बी से डिवाइड करें तो डिवाइड करके क्या आएगा? प्रिंस, वैल्यू पुटिंग से पहले डिग्री से ही आसानी से हो जाता है, तो डिवाइड करके आएगा। आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप कहोगे हां जी सर यही आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इस सवाल को गौर से देखो, ये तो फॉर्मूला है। ऊपर अगर देखो तो एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है 3 ऊपर डिग्री 3 है, नीचे आप देखो नीचे भी होमोजीनियस एक्सप्रेशन है 1 1, तो नीचे डिग्री 1 है, पावर 1 है, तो ऊपर 3 नीचे 1, तो इसकी डिग्री कितनी आई? 3 माइनस 1 2, इसकी डिग्री आई दोस्तों 2। अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिग्री 2 आ रही है और होमोजीनियस एक्सप्रेशन है तो राइट हैंड साइड में भी 2 आएगी। आप देखिएगा यहां पावर 2, यहां पावर 2, यहां पावर 1, यहां पावर 1। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो डिग्री है, राइट हैंड साइड में भी डिग्री वैसे ही आएगी। क्या आप लोगों को एक दूसरे कमेंट दिख रहे हैं क्या? है भाई? हैं? ये कैसे दिखने लगे तुम्हें? बंद करवा दूंगा। है भाई? एक दूसरे कमेंट देख रहे हो? अच्छा अच्छा राजीव राज, तो क्या अंदाजा लगा रहे हो तुम? क्या सोच रहे हो? आज पहली बार देखे होगे ना कमेंट ऐसे एक दूसरे के, हैं भाई? मजा आ रहा है, हम अंधे, हमको कुछ नहीं दिखता। सनी पांडे, पब्लिक और प्राइवेट दोनों ऑप्शन है, आप प्राइवेट कर लीजिए। मार्कस जूनियर कह रहे सर बहुत गर्ल्स है सर। अबे मार्कस जूनियर, तुम्हारे जूनियर और मार्कस अलग अलग कर दूंगा मैं, ज्यादा ओछी हरकतें करोगे तो। हाँ, यहां तक कोई परेशानी? क्या सबको समझ में आया? अच्छा, पानी दबा के पीते हैं, वहां पानी भी ना पीन दो तुम मुझे। तो मैं कहना चाह रहा था कि
अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिग्री 2 आ रही है मेरे प्यारे भाई, तो राइट हैंड साइड में भी डिग्री 2 ही आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप कहीं ना कहीं चीजें गलत कर रहे हो। क्लियर है? अभी तक मैंने जो आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया, होमोजेनियस एक्सप्रेशन बताया, मैंने आपको डिग्री पढ़ाया, और दूसरी बात मैंने आपको समझाई कि जो डिग्री लेफ्ट हैंड साइड की है, राइट हैंड साइड की भी डिग्री वही बनेगी। क्लियर है? क्या इसमें कोई परेशानी? इसमें मुझे नहीं लगता कोई परेशानी है। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, वैल्यू पुटिंग। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग देखिए ध्यान से, वैल्यू पुटिंग। अब अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो दोस्तों, वैल्यू पुटिंग। मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से समझिएगा। डाल लिया? ओके। यस, बहुत सिंपल, बहुत साधारण सा कंसेप्ट है। देखिए, हम वैल्यू पुटिंग से माध्यम से सॉल्व करेंगे सवाल ही। अब देखो, हम सवाल सॉल्व करते हैं। होता क्या है मेरे प्यारे भाई कि अगर किसी सवाल में वेरिएबल ज्यादा हैं और इक्वेशन कम है, तो हम उस सवाल को वैल्यू पुटिंग से सॉल्व कर सकते हैं, उसको अपनी मर्जी से मोल्ड कर सकते हैं। जैसे आप मुझे एक बात बताओ कि यदि x प्लस वाई, सपोज मैं आपसे कहूं कि x प्लस वाई जो है वो 7 के बराबर है, तो आप मुझे बताना 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी। मेरा सवाल आपसे ये बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि यदि x प्लस वाई बराबर 7 है, तो 3x प्लस 3y प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी। सवाल है मेरा आपसे। आप कहोगे 26, मैं कहूंगा बिल्कुल। आपने क्या किया होगा, x प्लस वाई 7 है, आपसे पूछा 3x प्लस 3y प्लस 5, तो आपने यहां से 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा x प्लस वाई, ब्रैकेट में बचा x प्लस वाई, तो ये आया प्लस का 5। x प्लस वाई की जगह आपको क्या दिया, x प्लस वाई की जगह आपको दिया है 7। x प्लस वाई का मान क्या दिया आपको, 7। 3 इंटू 7 और प्लस 5, तो 3 इंटू 7 21, 21 प्लस 5 क्या आएगा, 26। 21 प्लस 5 उत्तर क्या आएगा, 26। क्या आपने इस छोटे से एग्जाम्पल में एक चीज ऑब्जर्व की, क्या आपका सवाल x और y पर डिपेंड करता है? क्या आपका क्वेश्चन x और y की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है? क्या आपके क्वेश्चन का जो आंसर है या जो आपने सॉल्यूशन किया, क्या वो x और y की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है? मेरा सवाल आपसे ये है, जो मैंने सवाल सॉल्व किया, क्या वो मेरा क्वेश्चन x और y की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं नो, कुछ लोग कह रहे हैं यस। कहां डिपेंड कर रहा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता x और y की वैल्यू क्या है, मेरा आंसर x और y की इंडिविजुअल वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा। मेरा जो आंसर है वो x और y की इंडिविजुअल वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा। उत्तर जो डिपेंड कर रहा है वो x और y की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा, उत्तर डिपेंड कर रहा है x प्लस y की वैल्यू पर। उत्तर डिपेंड कर रहा है x प्लस y की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, ना कि x और y की वैल्यू पर। अरे बात समझ में आई? क्या इसमें कोई परेशानी? इसी छोटी सी बात का यूज, ये अभी छोटी सी बात लग रही है, इसी छोटी सी बात का यूज हम बड़े बड़े सवालों में कर रखें। ओके, आपको जो ये सवाल दिया है, ये सवाल मैंने बहुत छोटा सा दिया है, यहां से आपको पता लग जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर पा रहे हैं और 26 इसका आंसर है, तो इस सवाल का उत्तर x और y पे इंडिविजुअली डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड कर रहा है x और y के सम पे।
समझ में आया? एक्स और वाई के सम पे। तो अगर मैं आंसर एक्स वाई पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, उनके सम पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या मैं अपनी मर्जी से एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू ले सकता हूं? मैं अपनी मर्जी से एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू ले सकता हूं? आप बोलोगे हां जी सर, आप अपनी मर्जी से एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, और इसी को हमने नाम दे दिया वैल्यू पुटिंग। लेकिन ध्यान रखना, वैल्यू पुटिंग हमें ऐसी करनी है, हमेशा हमेशा ऐसी वैल्यू पुट करनी है, ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि क्वेश्चन की दी गई शर्त, क्वेश्चन की दी गई शर्त आप वायलेट ना करो। या आप लिख लीजिए, किसी भी सवाल में वैल्यू पुटिंग करते समय आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि क्वेश्चन की दी गई कंडीशन वायलेट ना हो। अगर क्वेश्चन में x प्लस वाई बराबर 7 दिया हुआ है, तो आप x और y की ऐसी ही वैल्यू पुट करोगे जिसमें x प्लस वाई 7 हो। देखो, अगर मैं x को 0 कर देता हूं, y को 7 कर देता हूं, सबसे पहली कोशिश ये होती है कि वेरिएबल को 0 किया जाए। सबसे पहली कोशिश ये हो सकती है उल्लंघन, हम क्वेश्चन की दी गई शर्त का उल्लंघन ना करें। समझ में आया? अगर x प्लस वाई 7 दे रखा है, तो आप x 0 और y 7 ले सकते हो कि 0 प्लस 7 7 होता है। देखिए, मैंने 0 क्यों लिया x को? देखिए, अगर आप किसी वेरिएबल को 0 कर दोगे तो सवाल छोटा हो जाता है। सवाल करने के तरीके सैकड़ों हो सकते, पर उन सैकड़ों तरीकों में से हम कौन सा अपनाना चाहेंगे जिससे सवाल छोटा हो, आंसर जल्दी आए। और आंसर जल्दी कब आएगा? जब वेरिएबल कम से कम हो, यानी कि वेरिएबल को 0 बनाया जाए। इसलिए हमारी सबसे पहली कोशिश यही होती है कि हम वेरिएबल्स को 0 बना के उन्हें खत्म करें, सवाल को छोटा करें। तो अगर मैं x को 0 करता तो x 0 इंटू 3 0, y 7, 7 तिया 21 और 21 प्लस 5, क्या सवाल का उत्तर 26 नहीं होता? आप कहते हां सर बिल्कुल होता। फॉर लेस कैलकुलेशन, बिल्कुल सनी पांडे, अगर मैं x को 1 लेता हूं, y को 6 लेता हूं, तो क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। 3 इंटू 1 3, ये 6 तिया 18 प्लस 5, 18 3 21, 5 26, आया 26। अगर मैं x को 2 लूंगा, y को 5 लूंगा, तो क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 6 21, 21 प्लस 5 26, अभी भी 26 रहेगा। आप कुछ भी वैल्यू पुट करते रहो, बस क्वेश्चन की दी गई शर्त मत बदलना, हमेशा आंसर 26 ही आएगा। है भाई, आप ध्यान से सुनिए। आप कहोगे सर क्या मैं निगेटिव वैल्यू ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। मैं तो कहता हूं आप x को -3 ले लो, ये -3 है तो y आपका 10 जाएगा, क्योंकि -3 प्लस 10 क्या 7 नहीं होता? बिल्कुल होता है, रख लीजिए। -3 तिया -9, और ये 10 तिया 30 और प्लस 5, 30 -9 21, 21 प्लस 5 26, अभी भी उत्तर 26 रहेगा। दुनिया टस से मस हो जाएगी, पर आंसर 26 से नहीं हिलेगा। पता है क्यों नहीं हिलेगा? इसलिए नहीं हिलेगा क्योंकि आपका उत्तर जो है x और y पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। आपका उत्तर x और y की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, आपका उत्तर डिपेंड कर रहा है x प्लस वाई की वैल्यू पे। और हमने जितना भी डाटा पुट किया है वहां x और y की वैल्यू का सम 7 रखा है, डिपेंड इस पे कर रहा था। सही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आप यहां से लिख लेंगे, अगर किसी सवाल में लिखो, अगर किसी क्वेश्चन में अगर किसी सवाल में नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशंस से ज्यादा हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस से ज्यादा हैं, तो वहां वैल्यू पुटिंग की जा सकती है, तो वहां वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं।
जैसे पिछले सवाल को ही आप देखिए, इस पिछले सवाल में आप बताइए वेरिएबल कितने थे, तो इस सवाल में 2 वेरिएबल्स थे। आप देखिए इस सवाल में कितने वेरिएबल्स थे, 2 वेरिएबल्स थे। आप बताइए इस सवाल में इक्वेशन कितनी थी, 1 इक्वेशन थी। तो आप एक बात समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई, 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 ही इक्वेशन चाहिए, 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 ही इक्वेशन चाहिए। लेकिन यहां पे मेरे प्यारे भाई इक्वेशन केवल 1 दी हुई है, तो एक इक्वेशन से कभी 2 वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकते। बताइए क्या आप इस एक इक्वेशन से एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 ही समीकरण चाहिए होंगी। तो आप देख रहे हैं कि यहां वेरिएबल्स तो ज्यादा हो रहे हैं जबकि इक्वेशन कम हो रही है। तो इस सवाल में आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, अपनी मर्जी से एक्स और वाई की वैल्यू को कुछ भी ले सकते हो, पर ध्यान ये रखना है कि जो भी आप वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन की दी गई कंडीशन को आपको वायलेट नहीं करना है, उनका उल्लंघन नहीं करना है। तो ये बात मैंने लिखवा दी है भी। किसी भी सवाल में अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हैं तो आप वहां वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं भाई। या फिर इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर कोई सवाल, अगर किसी सवाल का आंसर वेरिएबल्स की इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज पर डिपेंड ना करके किसी पर्टिकुलर शर्त पे डिपेंड, किसी पर्टिकुलर इक्वेशंस पे डिपेंड कर रहा है, तो वहां इन चीजों को रटने से कुछ नहीं होता। आप इनको बिल्कुल भी ना समझो, बिल्कुल भी ना समझो, फिर भी आप सवाल कर लोगे, क्योंकि सवाल आप प्रैक्टिस से करोगे, इनको रट्टा मारने से नहीं। तो वहां वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला वैसे ही लिख लीजिए, ठीक है भाई। मैंने आपको 2 बातें बता दी। अगर किसी सवाल में नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस थे, तो वहां वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। दूसरी कि अगर किसी सवाल में जो आपके सवाल का आंसर है वो वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड कर रहा है एक पर्टिकुलर शर्त पे, एक पर्टिकुलर इक्वेशन पे। जैसे आप यहां पे देखिए कि आपके सवाल का आंसर एक्स और वाई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था, नहीं, यहां आपका आंसर डिपेंड कर रहा था एक्स और वाई के सम पे। तो इस सवाल में आपने वैल्यू पुटिंग कर दी कि नहीं? वैल्यू पुटिंग से सॉल्व कर दिया। ठीक है दोस्त, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, आप ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा। वैल्यू पुटिंग करते समय और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वैल्यू पुटिंग करते समय सवाल की दी हुई किसी भी कंडीशन का, सवाल की दी हुई किसी भी कंडीशन का उल्लंघन नहीं करना है। समझ में आया? जब आप वैल्यू पुटिंग करते हो तो वैल्यू पुटिंग करते समय क्वेश्चन की दी हुई किसी भी कंडीशन का उल्लंघन नहीं करना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
तो आप कहेंगे हाँ जी सर, ऐसा नहीं है कि आपको दिया है x प्लस वाई बराबर 7, आप जानते हो कि वैल्यू पुटिंग तो हो जाएगा, पर आप ऐसे करने लगो कि सर मैं x की वैल्यू को 5 लेता हूं और y की वैल्यू को मैं 18 ले रहा हूं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अभी आप अगर ऐसी वैल्यू लोगे तो 5 प्लस 18 तो 23 हो जाएगा, जबकि 7 होना चाहिए। मुकेश भाई एग्जाम्पल दे तो दिया, सवाल में आपको शर्त दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13, ये शर्त दे रखी है। आप वैल्यू पुटिंग करके यहां पे आपने x को ऐसा कर देता हूं, मैं x को 5 पुट कर लेता हूं, y को मैं 7 पुट कर लेता हूं, z को मैं 9 पुट कर लेता हूं। ऐसे काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि 7 5 12 9 21 हो रहा है, जबकि मुझे ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जो 13 दे। समझे? किसी को कोई परेशानी? अरे बोलिए। हाँ, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हो राहुल चौधरी, मैंने उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाली। समझ में है? तो जब भी आप वैल्यू पुटिंग करो, सवाल की दी हुई किसी भी शर्त का आपको उल्लंघन नहीं करना है। क्वेश्चन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आगे चलें। दूसरी बात, ये तो हो गया, वैल्यू पुटिंग करते समय सवाल की किसी भी कंडीशन का उल्लंघन नहीं करना है। और भी है, और 1/0, 0/0, अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड है भाई, या समथिंग बाई जीरो, समथिंग बाई जीरो, समथिंग बाई जीरो फॉर्म नहीं बननी चाहिए। फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ठीक है भाई, ये आ गया। क्वेश्चन में जब वैल्यू पुटिंग करते समय सवाल की दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं करना है। दूसरी बात, कभी भी 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। 1/0, 0/0, अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड, समथिंग बाई जीरो फॉर्म नहीं बननी चाहिए। आप मेरी बात समझे। जैसे सपोज सवाल में ये दे दिया, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अगर सपोज क्वेश्चन में इस तरह की कोई कंडीशन दे रखी है, सपोज ये आपको 5 दे रखा है, सपोज आप इसको वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करने लगो है भी, और मैं आपसे पूछूं बताओ अगर ऐसा है तो बताइए 7/a प्लस 7/b है भी, और ये प्लस 7/c क्या होगा? मेरा सवाल इतना सा है। तो आप कहोगे सर हम इसे वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं। दोस्तों, आप वैल्यू पुटिंग से करना चाहोगे तो आप कहोगे सर हम यहां पे a को 0 पुट कर लेते, b को 0 पुट कर लेते। क्या आप यहां पे a को 0 पुट कर पाओगे? नहीं। आप अगर a को 0 पुट करोगे तो 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। आप किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं कर सकते। आप कभी भी संख्या को 0 से भाग नहीं कर सकते, तो आपको कोई भी ऐसी वैल्यू पुट नहीं कर सकती। आप यहां पे a, b या c को किसी को भी 0 के इक्वल नहीं रख सकते। ना a को 0 कर सकते हो, ना ही b को 0, ना ही c को 0, कि जैसे आप 0 पुट करोगे सवाल ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपको वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि कभी भी 1/0, समथिंग बाई 0 या 0/0 फॉर्म ना बने। हाँ, 1 पुट कर सकते हो, 1 पुट यहां पे कर सकते हो। अब जैसे सवाल में ऐसी कर शर्त दे रखी है 1/a-2, ऐसी शर्त दे रखी है, प्लस 1/b-3। आप कहोगे सर मैं इस सवाल में a को 2 पुट कर लेता हूं। क्या आप कर पाओगे 2 पुट? भैया 2 में से 2 घटाओगे ये तो 1/0 हो जाएगा। तो आप देखो a को 2 पुट नहीं कर सकते। समझ में? आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिससे कि 1/0, 0/0 फॉर्म ना बने। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर ये बात हमें समझ में आ गई है। ठीक है, ऐसी वैल्यूज आपको पुट करनी है कभी भी जिससे 1/0, 0/0, अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड या समथिंग बाई 0 फॉर्म ना बने। ठीक। दूसरी बात, एंड मैथमेटिक्स का कोई रूल भी गलत ना हो।
वैल्यू पुटिंग करते समय आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि ऐसी वैल्यू पुट ना कर दो जिसपे मैथमेटिक्स ही गलत हो जाए, जिसपे मैथमेटिक्स ही गलत हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने चीजें लिख रहा हूं। सवाल में कंडीशन सपोज ये दे दी 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। सपोज आपसे सवाल में इस टाइप की कंडीशन दी मेरे प्यारे भाई, सपोज 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये कंडीशन दे दी। आप इसको वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करना चाहते हो और आपने क्या किया, यहां पे एक्स को 0 पुट कर दिया और वाई को भी 0 पुट कर दिया, 0 0 पुट कर दिया। क्या जब आप 0 0 पुट करने लगोगे तो 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा और ये बराबर 1, ये आ गया 4 बराबर 1। क्या कभी 4 1 के बराबर होता है क्या दोस्तों? क्या कभी 4 1 के बराबर होता है? नहीं होता। तो आपने क्या कर दिया, यहां वैल्यू ऐसी खराब ले ली, ऐसी खराब वैल्यू ले ली जिससे कि आपका मैथमेटिक्स ही गलत हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि आप मेरे प्यारे भाई यहां पे मेरे सुंदर भाई 0 ले ही नहीं सकते यहां, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स ही गलत कर दिया। 4 1 के बराबर कैसे कर दिया आप लोगों ने? तो गलत बात है, बोलो ठीक है ना। तो मैंने आपको 3 बातें बताई। अगर किसी सवाल में नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो वहां वैल्यू पुटिंग से सवाल इजीली हो जाएगा। अगर किसी सवाल में आपका आंसर वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड ना करके किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर डिपेंड कर रहा, वो भी वैल्यू पुटिंग से सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग करते समय सवाल की किसी कंडीशन का आपको वायलेट नहीं करना है और ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि 1/0 0/0 अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड या समथिंग बाई 0 फॉर्म ना बने। तीसरी बात कि वैल्यू पुटिंग करते समय मैथमेटिक्स की किसी भी कंडीशन को आप गलत ना बना दो, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबको समझ आया? अरे मेरे भाइयों, क्या तुम्हें समझ आता है? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट। तो ये कंडीशन आपने समझ ली। तीसरी बात जो आपको समझनी है, अगर मैं आपसे कहूं जैसे किसी सवाल में 2 इक्वेशन है, जैसे किसी सवाल में सपोज 2 इक्वेशन है और भैया वेरिएबल है 5। मैं आपसे कहूं कि अगर सपोज किसी सवाल में 2 इक्वेशन है, वेरिएबल है 5, तो आपके पास कितने एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं? एक्स्ट्रा वेरिएबल कितने? देखिए, जितनी इक्वेशन होंगी उन इक्वेशन से उतने ही वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं। मैं आपसे कहूं कि आपके पास 2 समीकरण दी हुई हैं किसी सवाल में और आपको 5 वेरिएबल दे रखे हैं, तो आपके पास एक्स्ट्रा वेरिएबल कितनी दे रखे? 3। एक्स्ट्रा वेरिएबल 3 दे रखे हैं। भैया 2 इक्वेशन से 2 ही वेरिएबल सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर आपके पास 2 अलग अलग इक्वेशन है और 2 अलग अलग वेरिएबल है तो उनकी वैल्यू आप निकाल लोगे इजीली। लेकिन सवाल जो है ये बना दिया कि आपको 2 इक्वेशन दे दिया, वेरिएबल दे दिया 5, तो एक्स्ट्रा 3 वेरिएबल दे दिया, तो आप इन 3 वेरिएबल की वैल्यू तो कभी नहीं निकाल पाओगे। आप इन 3 वेरिएबल की वैल्यू तो कभी नहीं निकाल पाओगे। तो इन एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हो। इन एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन पुट करने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को 0 बनाओ। सबसे पहले किसी एक, ऐसा नहीं कि तीनों को एक साथ 0 कर दो, गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को 0 करो। आपके पास सवाल में 2 इक्वेशन है और वेरिएबल 5 दे दिए, तो 3 एक्स्ट्रा वेरिएबल दे दिया। तो इन 3 एक्स्ट्रा वेरिएबल को अपनी मर्जी से कैसे भी निचोड़ सकते हो। जैसे आज 9 बजे के बाद नेताजी जब बन जाएंगे चुनाव, तो वो निचोड़ेंगे बिहार की जनता को। तो सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को 0 करो।
सबका वही हाल है भाई। सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को जीरो करो। अगर सवाल अब भी औकात में ना आए, अगर सवाल अब भी औकात में ना आए, ठीक है, अब भी सवाल अगर अपनी औकात में ना आए तो दूसरे को जीरो करो। बिल्कुल दिस कंसेप्ट इज लाइक पॉलिटिकल थ्योरी, है ना, पॉलिटिकल कंसेप्ट पे काम करता है। सबसे पहले किसी एक आदमी को जीरो करो, एक एमएलए खरीद लो। अगर अभी भी सरकार नहीं बननी अपनी तो दूसरे को भी जीरो कर दो। ठीक है भाई, बोलो। सबसे पहले काउंट कर लो मेरे पास कितने एमएलए, दूसरे के पास कितने एमएलए। मुझे सरकार बनाने के उतने एमएलए चाहिए, तो सबसे पहले किसी एक को जीरो करो। सबको एक साथ खरीदोगे तो शक हो जाएगा, मीडियम बात फैल जाएगी। ठीक है दोस्त, तो उसके बाद अगर सवाल अब भी औकात में नहीं आ रहा तो दूसरे को जीरो करो। है भी, एक एक करके करना है, एक साथ नहीं तोड़ते विधायक, समझ लो थ्योरी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एग्जाम्पल मैं आपको बहुत दिखाऊंगा, 50वें एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ठीक है। फिर भी बात ना बने, फिर भी बात न बने तो तीसरे को जीरो करो। क्लियर है? बोलो। और ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। समझ में आया? सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को जीरो करो। एक वेरिएबल को जीरो कर लिया, सवाल तो अब भी अपनी औकात में नहीं है, तो भैया फिर दूसरे को जीरो कर लो। अब फिर भी बात नहीं बननी है, फिर भी वो सवाल मुंह फाड़ के बैठा है, तो फिर तीसरे को जीरो करो, चौथे को जीरो करो। ऐसी जो प्रोसेस है वो आगे चलता चला जाएगा। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझना, सभी लोग मेरे छोटे भाई ध्यान से समझिएगा, यहां तक क्लियर है? अगर आप वेरिएबल को जीरो नहीं कर पा रहे, मैं हमेशा जीरो वेरिएबल को जीरो बनाने के पीछे क्यों अड़ा हुआ हूं? क्योंकि अगर जीरो बना दोगे तो सरकार जल्दी बनेगी, अगर जीरो बना देंगे तो सवाल छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, वेरिएबल कम हो जाएंगे, उत्तर जीरो आ जाएगा। नहीं हिमांशु, समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर आप वेरिएबल को जीरो नहीं कर पा रहे, अगर वेरिएबल्स को जीरो नहीं बना पा रहे हैं तो -1, 1, 2, 3 सवाल के अकॉर्डिंगली पुट करेंगे, सवाल के अकॉर्डिंगली पुट करेंगे। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने कि अगर आप वेरिएबल को जीरो नहीं बना पा रहे, सपोज ऐसी सवाल में ऐसी कंडीशन दे रखी है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ऐसी कंडीशन आपको दे रखी है, तो क्या आप इसमें किसी भी वेरिएबल को जीरो कर सकते हो? नहीं, आप इसमें जीरो कर ही नहीं सकते। जब आप जीरो नहीं कर सकते तो आप फिर क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से 1, -1 छोटा छोटा 2, -2 इस तरीके से पुट करिएगा। क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई? सभी लोगों को हमारी बातें समझ में आ गई? देखिए, अगर वेरिएबल जीरो वेरिएबल को जीरो कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मामला ही खत्म हो गया। लेकिन अगर जीरो नहीं कर पा रहे हो तो भाव थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, महंगा पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा पैसे में खरीदा जाएगा, तो वही चीज करनी पड़ेगी कि आप जीरो नहीं कर पा रहे हो तो 1, -1, 2, -2 सवाल की शर्त के हिसाब से जैसे तोड़ा जाए ससरे को जितना पैसा डाल के उतने में खरीदो। समझ में आया? उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत? क्या आपको हमारी बातें समझ में आई?
सान दाम दंड भेद का यूज करके अपना परचम लहराना है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई तकलीफ? चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं आपको। किधर, एक बात तो ये थी, किसी सवाल में अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ इक्वेशन से वैल्यू पुटिंग लगेगी। सवाल में आपका उत्तर वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो तो डिपेंड कर रहा है एक पर्टिकुलर इक्वेशन पे, तो वहां वैल्यू पुटिंग लगेगी। वैल्यू पुटिंग करते समय हमें सवाल की किसी भी कंडीशन को वायलेट नहीं करना है भाई। हमें ऐसी वैल्यू नहीं पुट कर देनी जिससे सवाल में 1/0, 0/0 या अनडिफाइंड फॉर्म बन जाए, है ना। मैथमेटिक्स की किसी भी कंडीशन को, आपको रूल को गलत नहीं बना देना है। दूसरी बात, सबसे पहले जैसे किसी सवाल में वेरिएबल्स कम है, इक्वेशंस वेरिएबल्स ज्यादा, इक्वेशन कम है, तो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आपके पास है सबसे पहले उनको एक एक करके जीरो करो, एक साथ मत करिए। अगर वेरिएबल को जीरो नहीं बना पा रहे तो अकॉर्डिंगली सवाल के -1, 1, 2, 3 ऐसा डाटा पुट करो जिससे सवाल छोटा ही रहे। क्लियर है ना। अब हम सवाल की तरफ कूच करेंगे। सबसे पहला सबसे शानदार मैं सवाल लूंगा, ये बताइएगा दोस्त, बोलिए। क्या उत्तर है? ये ठंड मुझे ही लग रही है कि हो ही रही है ठंड, है भाई। आज मैं अपने बिहार के दोस्तों से फोन करूंगा। मेरे कॉलेज में 4-5 बड़े बढ़िया दोस्त थे, मुझे मैगी बना बना के खिलाते थे। आंटी नहीं आती थी जिस दिन खाना बनाने, पराठे बनाते थे आलू के, मुझे बड़े लाड प्यार से रखा उन्होंने, है भाई। कभी भी ठंड हो रही है ना, बताइए सवाल का उत्तर क्या है दोस्तों। कोई डी बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। देखिए ध्यान से समझिए, आप इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट लगेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि कॉमन वॉमन लेके करना पड़ेगा। लेकिन आप देखो तो ऊपर और नीचे होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। आप देखिए यहां हर टर्म है, आप देखो ना इसमें बहुत सारे टर्म होंगे। ए क्यूब की बी स्क्वायर में गुणा होगी, ए क्यूब की सी स्क्वायर में, बी क्यूब की सी स्क्वायर में, बी क्यूब की ए स्क्वायर में, सी क्यूब की ए स्क्वायर में, सी क्यूब की बी स्क्वायर में। तो आप अगर देखेंगे ऊपर हर टर्म की डिग्री जो है 5 आएगी, ऊपर हर टर्म की डिग्री 5 आएगी। 5, 3 और 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 5 आएगी। जीरो नहीं है उत्तर। आप देखिएगा जैसे डिनोमिनेटर क्या दे रखा है, आप देखो डिनोमिनेटर में दे रखा है ए स्क्वायर बी, है भाई ये माइनस सी है ना, माइनस ए स्क्वायर सी, ये तो है बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर बी, यही है। तो आप एक बात समझ रहे हो मेरे सुंदर मजबूत भाई, कि नीचे जो है जो आपको दे रखा है एक्सप्रेशन, इसमें हर टर्म की डिग्री 2 1 3 है, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, तो नीचे डिग्री 3 है। तो आपका जो सवाल है उस सवाल में ऊपर 5 है, नीचे 3 डिग्री है, तो उत्तर जो होगा 5 - 3 2। सवाल का जो भी आंसर आने वाला है उसकी डिग्री तो 2 होनी चाहिए ना, उसकी डिग्री तो 2 होनी चाहिए। तो आप कहोगे हां जी सर 2 डिग्री होनी चाहिए। क्या यहां 2 डिग्री, यहां तो 0 डिग्री है, यहां 1 है, 0 तो 0 है विदाउट एनी डिग्री, और यहां दोस्तों 2 डिग्री दिख रही है हर टर्म की, 2 2 2। ये उत्तर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सवाल खत्म। तो ना वैल्यू पुटिंग लगाया ना कुछ लगाया, डिग्री चेक कर लिया, उत्तर पाया। इस सवाल में जानबूझ के एग्जामिनर ने सेट किया है, वो आपसे क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व ही नहीं करवाना चाह रहा था, वो तो आपसे चेक करना चाह रहा था कि आप डिग्री कंसेप्ट जानते हो कि नहीं। सबको समझ आया? ठीक है। अनुभव कुमार, अभी हमने बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड में डिग्री होगी वही राइट हैंड साइड में डिग्री आनी चाहिए।
और सवाल लेंगे। चलिए ये बताइए दोस्तों, ए क्यूब बी प्लस सी बटे ए माइनस बी ए माइनस सी, ये दे रखा है। आप अगर इस सवाल के हर टर्म को ऑब्जर्व करें, हर टर्म को, तो आप देखेंगे पावर 3 है, यहां जो है ये 1 है, तो 3 प्लस 1, ऊपर तो 4 है भैया मेरे, और नीचे आप देखो यहां 1 हो गया और यहां 1 हो गया, 1 और 1 2, नीचे 2 है, तो 4 माइनस 2 कितना होता है? 2। देखिए आंसर जो भी आना है उसकी डिग्री 2 होगी, 2 डिग्री केवल सी ऑप्शन में है, यही उत्तर आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है भाई। ऊपर 4 है, नीचे 2 डिग्री बन रहा है, तो यानी कि सवाल का जो उत्तर होगा उसकी डिग्री भी 4 माइनस 2 होनी चाहिए, एक ही ऑप्शन में है। खत्म, आगे चलेंगे। ये बताइए दोस्तों, यस आप इस अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे तो आप देखेंगे इसके हर टर्म को देखो। आप जानते कि यहां पे b माइनस सी, ये तो 1 है और उसकी पावर 2 कर दिया, पावर 2 है, यहां पावर 1 है, तो 2 प्लस 1 3। न्यूमरेटर की डिग्री जो है यहां पे 3 है। डिनोमिनेटर का देखो, ये 1 और ये 1, 2 हो गया, डिनोमिनेटर की 2 है, तो 3 माइनस 2 होता है 1। उत्तर जो भी आने वाला उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, तो यहां 2 डिग्री है, यहां 3 है, यहां 0 डिग्री है, यहां 1 है, ए ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। वेरी गुड भाइयों, वेरी गुड। आगे चलते हैं, बताइएगा। ना आगे चले। देखिए अगर आप इस सवाल को देखो मेरे प्यारे भाई, इस सवाल में हर टर्म को देखो तो यहां पावर 3 है, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, तो जो आंसर आने वाला उसकी डिग्री भी 3 होनी चाहिए। यहां तो 0 डिग्री है, यहां 1 है, अब यहां भी 3 डिग्री, यहां भी 3, अब 2 ऑप्शन में फंस गए। अब दोस्तों 2 ऑप्शन में फंस गए कि नहीं फंस गए? आप बोलोगे हां जी सर फंस गए 2 ऑप्शन में। तो आप एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, अगर 2 ऑप्शन में फंस रहे हो तो क्या करो? देखिए दुनिया में करोड़ों फॉर्मूले, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, दुनिया में करोड़ों फॉर्मूले हैं, क्या आपने सारे फॉर्मूले याद करें? नहीं, अनगिनत फॉर्मूले। कहीं भी अगर आपको LHS बराबर RHS दिखता है, जहां भी आपको बराबर का साइन दिखता है वो एक फॉर्मूला ही तो है, जहां आपको बराबर का साइन दिखता है वो एक फॉर्मूला ही तो है। अब जैसे मैं आपके सामने एक सवाल लिख देता हूं कि ए क्यूब, मैंने आपके सामने सवाल लिख दिया, एक सेकेंड, सवाल ये है मेरे आपके सामने भैया, a प्लस बी प्लस रूट ए बी है बी इंटू ए प्लस बी माइनस रूट ए बी। बोलिए, तो पहला ऑप्शन है
ए प्लस बी प्लस ए बी। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और फोर्थ ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट ए बी। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। तो आप बताइए क्या इस सवाल का सही उत्तर होगा? इस सवाल का सही उत्तर क्या है? ए प्लस बी प्लस रूट ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस रूट ए बी। तो ये एक टाइप का फॉर्मूला ही तो है, ये एक टाइप का फॉर्मूला ही तो है। जैसे हम आपके सामने लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला है कि नहीं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां बराबर का साइन आ रहा है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होता तो 4 ऑप्शन डाल के नया सवाल बना लेता। अब मुझे पता है अगर ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूला जो है वो परम सत्य होता है, ईश्वर की कही गई वाणी है, बिल्कुल सही है। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू लेके वेरीफाई करो, जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा वही राइट हैंड साइड आएगा। अगर आप ए को 2 पुट कर देते हो, बी को 5 पुट कर देते हो, अपनी मर्जी से ए को 2 पुट किया, बी को 5 पुट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया 7। 7 का स्क्वायर 49। मैंने ए को 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2 इंटू 2 इंटू 5, यही आएगा। तो आप ये देखिए 25 4 29 प्लस 20 49, ये भी 49 आया। तो आपने कोई भी वैल्यू पुट की, लेफ्ट हैंड साइड में 49 है, ए को 2 पुट किया, बी को 5 पुट किया, तो राइट हैंड साइड में 49 आया। क्यों आया 49? क्योंकि एक फॉर्मूला है, जो इधर आएगा वही उधर आएगा। मेरे प्यारे भाई, सबको मेरी बात समझ में आई? ये बराबर ही रहेगा। ये भी तो एक फॉर्मूला था, बस क्या है कि हमें याद नहीं, ये भी किसी ना किसी के बराबर रहा होगा। अब वो हमें पता नहीं किसी के बराबर है, वे 4 ऑप्शन डाल के आपको कंफ्यूज कर लिया। तो हम इस फॉर्मूले को वेरीफाई नहीं कर सकते क्या? अरे वेरीफाई कर सकते हो आप, इसमें कोई भी वैल्यू डाल दो। देखिए अगर आप यहां पे 0 तो कर नहीं सकते, इस सवाल में मेरे दोस्त आप दोनों वेरिएबल 0 तो कर नहीं सकते, क्योंकि a 0 और b 0 कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, चारों ऑप्शन भी 0 हो जाएंगे। तो हम सही गलत का पता कैसे लगाएंगे? आप बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर मैं दोनों वेरिएबल 0 कर दूंगा तो सवाल भी 0 ऑप्शन भी 0, हम पता कैसे लगाएंगे सही गलत का? तो 0 0 तो नहीं ले सकते है भी। तो मैं एक काम करता हूं कि आप यहां पे ए को 1 पुट कर लो, बी को 4 पुट कर लो, सबसे आसान रहेगा। ए को 1 बी को 4। अब मैंने 1 और 4 ही क्यों लिया? कि 1 और 4 दो ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर रूट आसानी से आ जाएगा। 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है। तो देखिए 4 + 1 5 और 4 एकम 4 का अंडर रूट 2, यही हो जाएगा। इंटू ए का मतलब 1 है, बी का 4 है, 4 + 1 5 और 4 एकम 4 का अंडर रूट 2, 5 2 7 -3 21, ये 21 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड 21 है, तो सवालों में से जो ऑप्शन 21 देगा वो सही उत्तर होगा। आप देखो ये 1 + 4 + 4 एकम 4 क्या 21 दे रहा है? नहीं, ये 1 + 4 का स्क्वायर 16 और 4 एकम 4, 16 4 20 21, ये 21 बन रहा है। ये तो 21 नहीं बनेगा। ये 1 + 16 और है भाई, क्या मैं आपको सही दिखाई दे रहा हूं? तो आ गया है, पर ये बात तो मैं बता के रहूंगा, वरना कल दोबारा से बताना पड़ेगा कि हमने 1 1 क्यों नहीं पुट किया। करके भी तो वेरीफाई कर सकते थे। देखिए आपको वैल्यू पुटिंग जो कर रहे हो, जैसे हमने यहां पे पुट किया